हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि लेकर आता है आपके लिए क्वालिटी कंटेंट, दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। मैं अभिनव सिंह राठौर आज आपके सामने लेकर आया हूं इंडो इस्लामिक कल्चर का पार्ट 2। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट आर्किटेक्चर। आज हम देखने वाले हैं कि आर्किटेक्चर को किस किस फॉर्म में हमने तोड़ा है, कौन कौन से स्कूल्स हुए हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं स्कल्पटिंग के बारे में। हम देखेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, हम देखेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। जब मैं बात करता हूं इंडिया के बारे में, जैसा मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बोला है कि हमारा एक ऐसा कल्चर रहा है, इंडियन कल्चर एक ऐसा रहा है जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर। साथ ही साथ हमारी सबसे अच्छी खूबसूरती ये रही है कि हमने कभी भी जो हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रहा है उसको कभी छोड़ा नहीं है। ऑल्दो हमें रीजनल वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं, बट कहीं ना कहीं जो बेसिक रूट है, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो कहीं पे भी चेंज हमको नहीं देखने को मिलता। तो बेसिकली इंडिया कैन प्योरली क्लेम टू बी द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग द ओल्डेस्ट कंटिन्यूड हिस्ट्री ऑफ द आर्ट इन ऑल पॉसिबल आर्टिस्टिक मैनिफेस्टेशन। बात करते हैं हम इंडस वाली सिविलाइजेशन के बारे में। याद करिए कालीबंगन में हमने क्या देखा था, आपकी पूरी की पूरी अलंकृत ईंटें देखी थी, ठीक है, डेकोरेटेड ब्रिक्स देखे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ हमने यहाँ पे बहुत सारी क्या देखी थी, आइडल्स देखे थे, टॉयज देखे थे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सब एक टाइप का आर्ट ही है, एक टाइप का कहीं ना कहीं स्कल्पचर में ही आ जाता है। कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका एक प्रॉपर आर्ट फॉर्म का ही रूप लेता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वाली सिविलाइजेशन से लेकर आज भी हम आ गए हैं। हमारे इंडो वेस्टर्न कल्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। हमने सबसे अच्छी बात हमारी ये रही है कि टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस, ये दो चीज़ों को लेके जो है हमारा कल्चर इतना रिच हो गया है। हमने हर एक चीज़ को समावेश करा है अपने आप में, उसको एक्सेप्ट करा है, उसकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करा है। साथ ही साथ क्या है, टॉलरेंस की वजह से कोई हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता और हमारा जो कंटेंट है कल्चर का, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बहुत रिच कर देता है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स की बात करता हूं तो अजंता एलोरा के टाइम से चली आ रही है। उससे पहले की जब मैं बात करता हूं, नोमैडिक पर्सन की जब मैं बात करता हूं, तो भीम भेटिका की रॉक केव्स पेंटिंग आपको और देखने को मिल जाती है, बट वो बहुत ही प्रिमिटिव थी, इसलिए हम उसको क्या है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर कल्चर में या सॉरी प्रॉपर आर्ट फॉर्म में उसको नहीं लेते। प्रॉपर आर्ट फॉर्म की बात करता हूं, प्रॉपर पेंटिंग की बात करता हूं तो हमारे अजंता वॉल पेंटिंग से हम उसको लेते हैं। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बेसिकली किस किस बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। रिलीजियस कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो बुद्धिस्ट, जैन, ब्राह्मणिकल और सेक्युलर। सेक्युलर मतलब एक ऐसी चीज है जो कि किसी धर्म विशेष पे ना होके पूरी जनता के लिए है। चलिए आगे देखते हैं, रीजनल पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं तो द्राविडियन आर्ट आ जाता है साउथ इंडिया का, नागर आर्ट आ जाता है आपका नॉर्थ इंडिया का, वेसर्स आर्ट आ जाता है आपका डेक्कन वाला या सेंट्रल पार्ट का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करें तो मौर्यन आर्ट है, शुंग आर्ट है, गुप्ता आर्ट है, कुषाण आर्ट है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक जो मेजर डायनेस्टी रही है इंडिया की, जिसने कहीं ना कहीं हिस्ट्री पे बहुत ही अच्छा इंपैक्ट दिया है, कहीं ना कहीं क्या है कि उनको भी हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंक्लूड करते हैं। बात करता हूं टेक्निक के बारे में तो दो टाइप की टेक्निक है, रॉक कट और मेसनरी। रॉक कट बेसिक मतलब पत्थर को काट के बनाई गई, या फिर आप कह लीजिए रॉक केव्स हो गए, रॉक आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, जो पहाड़ को खोद के बनाया जाता है या कहीं ना कहीं हम पत्थर से ही इसको काट के बनाते हैं। मेसनरी की जब मैं बात करता हूं तो हम इसमें क्या चुनाई के बारे में बात कर रहे हैं। ईंटें लेते हैं पक्की कच्ची और उसको चुनाई करके जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए उनकी बात करते हैं। चलिए चालू करते हैं हम बुद्धिस्ट आर्ट से। ठीक है, किससे? बुद्धिस्ट आर्ट से। बुद्धिस्ट आर्ट की फाउंडेशन की जब मैं बात करता हूं तो वो अशोक के टाइम से होती है। किसके टाइम से? अशोक के टाइम से होती है। अशोक आपको पता है कि बहुत ही महान सम्राट हुआ करते थे, बहुत ही विशालकाय उनका साम्राज्य होता था और इकलौते ऐसे शासक थे जिन्होंने वॉर की पॉलिसी छोड़ दी थी और कहीं ना कहीं लोगों को यह समझाया था कि हम वॉर से हटके हम क्या है एक रूपता अपनाते हैं, हम यूनिटी अपनाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्या है बुद्धिस्ट आर्ट को उन्होंने पैटर्नेज करा था, उन्होंने संरक्षण दिया था और बुद्धिस्ट कला का, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आर्ट फॉर्म का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं हमको अशोक के टाइम से ही देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट फेमस आर्किटेक्चरल बिल्डिंग बुद्धिस्ट कल्चर के हिसाब से क्या है, आपकी स्तूप है। क्या है? स्तूप है। ठीक है, सो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्यूनरल टर्मिनल। क्या है भाई, स्तूप किसके लिए दिखाया जाता है? जैसे मैं आपको जब मैं बुद्धिज्म बताया था तो स्तूप किसका सिंबल हुआ करता था? डेथ का।
किसकी डेथ का? गौतम बुद्ध की डेथ का सिंबल क्या था? स्तूप हुआ करता था। तो यहीं से क्या है, हमारे आर्किटेक्चर की स्टार्ट होती है। और स्तूप जो है बेसिकली एक फ्यूनरल टुमुलस हुआ करता था, फ्यूनरल स्पॉट हुआ करता था, जहां पे क्या था, लोगों के अस्थियां रखी जाती थी और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था। आइए इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। चलिए, इट कंप्राइजेज अ हेमिस्फेरिकल डोम। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि पूरा पूरा का हेमिस्फेरिकल डोम है, ये ऐसे पूरा आगे भी जाता है, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल डोम हो गया, ठीक है। इसको अंड बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? अंड बोला जाता है, मतलब अंडाकार, ठीक है, तो अंड बोला जाता है, ठीक है। फ्लैटेंड एट द टॉप, ये देखिए ये टॉप पे क्या है? फ्लैट है, ठीक है, मतलब प्रॉपर शेप नहीं है, ऊपर से फ्लैट है, जैसे कि अर्थ का है ना, राइट, ऊपर से नॉर्थ और साउथ पोल से फ्लैट है, बीच में से बल्ज है, तो उस टाइप का, ठीक है। सपोर्टेड ऑन अ लो सर्कुलर बेस, ठीक है, सर्कुलर बेस ये आपका आ गया, लो मतलब ज्यादा हाइट पकड़ा हुआ नहीं, ठीक है। ओवर द डोम यूज टू बी अ स्क्वायर पवेलियन, ये रहा आपका स्क्वायर पवेलियन, ये पूरा क्या हो गया आपका? स्क्वायर पवेलियन। इसको हर्मिका बोला जाता था, ठीक है। लिटरली अ बॉक्स ऑफ कोर्स एनक्लोज्ड अगेन बाय अ बालुस्ट्रेड सराउंडिंग द सेक्रेड छत्र। जो छत्र है आपका या छत्तर है, ये वाला पार्ट है आपका, छत्तर क्या है आपका? ये वाला पार्ट होता है, तो इसको सराउंड करता हुआ ये बेसिकली हर्मिका हुआ करता था, ठीक है। किसको सराउंड करता था? आपके छत्र को सराउंड करता था। तो ऐसा बहुत से हिस्टोरिकल मानते हैं, जो मॉडर्न हिस्टोरिकल्स बेसिकली, कि ये कहीं ना कहीं जो पूरा शेप है, ये कहीं ना कहीं एक एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। खैर इट्स अ वेरी विविड, जो आप एक हिस्ट्री टीवी चैनल पे आता था एलियन अमंग अस, वो देखिएगा तो इसके बारे में प्रॉपर एक एपिसोड भी है। खैर आगे देखते हैं। द होल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मैसिव रेलिंग विथ 4 इम्पोजिंग गेटवे। पूरी की पूरी ये रेलिंग देख रहे हैं आप, ये, ठीक है, इसको बोला जाता था वेदिका, ठीक है, रेलिंग को बोला जाता था वेदिका, और जो उसका पाथ हो जाता उसका कुछ और नाम होता था। गेटवे की जब हम बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता था? गेटवे आपके देखिए 4 ये रहे, 1 2 ये 3 और ये 4, चारों के चारों दिशाएं हुआ करती थी, ठीक है। वेदिका बेसिकली ये भी वेदिका है और ये भी वेदिका ही है, ठीक है, मतलब बेसिकली रेलिंग हो, वेदिका क्या हो गई? रेलिंग हो गई, ठीक है। आपकी कोई दोस्त वेदिका हो तो वो रेलिंग नहीं है, वो इंसान ही है, ठीक है, बट यहाँ पे रेलिंग की बात हो रही है। तो बेस्ट नोन स्तूपा इज द स्तूप ऑफ सांची। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा स्तूप है पूरे के पूरे स्तूपों में सांची का, और इसका रिलीजियस महत्व तो बहुत है। जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बनाया जा रहा है, जो जहां पे मतलब बुद्ध से रिलेटेड जो साइट्स हैं उनको एक सूत्र में कनेक्ट करते हुए कुछ ना कुछ एक श्रद्धालुओं के लिए ट्रैवलिंग की व्यवस्था करी जा रही है, तो उसमें हमारा मध्य प्रदेश का सांची जो है वो लास्ट डेस्टिनेशन माना गया है। क्योंकि क्या है, स्तूप ही क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा स्तूप है, और तो और कहीं ना कहीं डेथ का सिंबल दे रहा है, तो इसलिए इसको कहाँ इंक्लूड करा गया है? आपके इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट में भी इंक्लूड करा गया है। कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट फ्रॉम ड्यूरिंग द शुंग पीरियड, ठीक है, शुंग पीरियड में इसका फाइनल रूप दिया गया था। अशोक की बात करते हैं तो अशोक ने सिर्फ स्तूप बनाया था, आजू बाजू की उसकी वेदिका जो है वो शुंग पीरियड में बनती है। तो फाइनली हम इसका टाइम पीरियड क्या देखते हैं, 3rd से लेके 1st सेंचुरी BCE, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक क्लियर और डायग्राम देख लेते हैं बेसिकली इसके स्तूप का। भाई ये हो गया आपका छत्र, ठीक है, ये हो गई आपकी हर्मिका जो रेक्टेंगुलर शेप हुआ करता था, ठीक है, ऊपर से फ्लैट था, मैं जैसे कि मैंने बताया। अंड का आ गया आपका पूरा का अंडाकार आ गया, ठीक है, ये आगे क्या अब देखिए ये जो वेदिका देख रहे हो आप, ठीक है, वेदिका और स्तूप के बीच में कुछ स्पेस होता था उसके चक्कर लगाने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते थे हम क्या? प्रदक्षिणा पथ। क्या बोलते थे हम उसको? प्रदक्षिणा पथ बोलते थे, ठीक है। फिर बाद में देखिए सोपन, आपके जो स्टेयरवेज होती थी ऊपर जाने के लिए उसको सोपन बोला गया। तोरण तो आपके सामने है ही है, ठीक है। चलिए जब मैं बात करता हूं बेसिकली सांची के स्तूप के बारे में, तो सांची का स्तूप बहुत ही अच्छा या बहुत ही इलैबोरेटेड क्यों है? क्योंकि जब हम इसके डोरवेज की बात करते हैं, जब इसके फीचर की बात करते हैं, तो उसका तोरण द्वार जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है। वहां पे आपको जाटक कथाएं देखने को मिल जाएंगी, वहां पे आपको बुद्ध से रिलेटेड लाइफ की चीजें देखने को मिल जाएगी। साथ साथ हमको वहां पे रोमन आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। भाई शेर जिसके पंख लगे हुए हैं, एक घोड़ा जिसके सर में सींग है, यूनिकॉर्न टाइप का, ठीक है। तो ये कुछ रोमन फीचर्स भी हमको देखने को मिलते हैं, साथ साथ इंडियन फीचर्स तो ऑफकोर्स है ही है। दूसरी चीज तोरण के बारे में, गौतम बुद्ध को सीधे सीधे कभी नहीं दिखाया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो उनके वो हुआ करते थे, चिन्ह हुआ करते थे, सिंबल्स हुआ करते थे, राइट, जैसे बर्थ के लिए लोटस हो गया, ठीक है, उनके गर्भ प्रसन्न के लिए सफेद हाथी हो गया, ठीक है, जब उन्होंने घर छोड़ के गए तो उसके लिए घोड़ा हो गया।
तो ऐसे सिंबल्स में बेसिकली बुद्ध को क्या करा गया है, रिप्रेजेंट करा गया है। तो आप सोचिए, खैर सोचना क्या, कभी जाके प्लीज, मेरी एक दरख्वास्त आप सभी से है, प्लीज इन अ लाइफ टाइम प्लीज आप जाके क्या करिए, इस चीज को विजिट करिए, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट सेंचुरी का एक लौता ऐसा नमूना है हमारे पास इंडिया में जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत ही सलामत है, और आने वाले सालों में इसका भाई साहब कुछ भी नहीं बिगड़ना। मतलब सोच रहे हो उस टाइम पे ये लोग इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन कर दिए, भाई आज की डेट में तो बिल्डिंगें बह जाती हैं, पुल ढह जाते हैं, ठीक है, बट उस टाइम की स्ट्रक्चर, मतलब ऑलमोस्ट 3rd सेंचुरी BC की बात हो रही है, ठीक है, इतनी पुरानी चीज। ओके, सो इट इज एक्चुअली समथिंग दैट यू शुड गो एंड विजिट। भाई देखो, हमारी हिस्ट्री हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, बाहर के लोग आएंगे जानेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप और हम ही हैं बेसिकली जिनको हमारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हमें उनका क्या करना चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए कि हाँ यार इस टाइम पे एक इंसान ने ये चीज़ बनवा दी, और वहाँ के आर्टिस्ट कितने कलाकार होते थे, कितने स्किल्ड हुआ करते थे कि उन्होंने गेट पे यार पूरे के पूरे गेट को डेकोरेट करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी जाटक कथाएं लिख दी। खैर आगे देखते हैं, चैत्य के बारे में जानते हैं। चैत्य बेसिकली क्या था, इनका एक प्रेयर हुआ हॉल होता था। क्या होता था इनका, प्रेयर हॉल। अब हॉल की बात है तो जाहिर सी बात है एक ही चीज होगी, काफी लंबी निकलेगी आगे तक, ठीक है। साइड से पिलर होते थे, सामने बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी, और बैक साइड पे गेट हुआ करता था, ठीक है। पूरा का पूरा हॉल जो था वो पिलर से 3 सेक्शन में डिवाइड होता था। एक लोग वो होते थे जो साइड में बैठा करते थे, एक वो जो होते थे बिल्कुल फ्रंट में बैठा करते थे, अपने अपने भाई पोजीशन के हिसाब से, मतलब पोजीशन मतलब उस पर्टिकुलर संघ में उनके औहदे के हिसाब से बैठा करते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और इसके फीचर्स के बारे में। टिपिकल फॉर्म वर्स रेक्टेंगुलर हॉल, एक आयताकार हॉल हुआ करता था, अपसाइड एट द रियर एंड डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन बाय 2 रोज ऑफ पिलर, ठीक है। 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता था। ये रोज ऑफ पिलर देख रहे हैं आप, इनके थ्रू ये क्या होता था, 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाया करता था, ठीक है। अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द हॉल, मीटिंग एट द बैक एंड, ठीक है, मतलब बैक एंड पे क्या हो जाती थी, इसकी मीटिंग होती थी। ओवर द एंट्रेंस डोर अ ह्यूज हॉर्स शू शेप्ड विंडो, ठीक है, डोमिनेटिंग द एंटायर स्कीम ऑफ द फसाड, मतलब जो एक बेसिकली रोशनी का स्रोत होता था वो सीधा सीधा बुद्ध की मूर्ति पे आके गिरता था, और वही क्या होता था भाई, आपके गेट के ऊपर एक हॉर्स शू, मतलब ऐसी करके विंडो हुआ करती थी, उसके थ्रू ही होता था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं विहार। विहार बेसिकली क्या था, इनकी हॉस्टल हुआ करता था, किसका, बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, ठीक है। सांची जब आप जाएंगे तो स्तूप नंबर 1 के पीछे ही आपको एक क्या देखने को मिल जाएगा, यही एक विहार देखने को मिल जाएगा। भाई देखिए पूरा का पूरा विहार तो नहीं बचा, जाहिर सी बात है, बट उसके रिमेन्स बचे हुए हैं, उसको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट बचा हुआ है, ठीक है। क्या होता था बेसिकली, एक पूरा का पूरा ऐसा एक प्लॉट साइज होता था रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। उसके चारों साइड क्या बने थे, घर बने हुए थे, चारों साइड पे क्या बने थे, सेल्स बने हुए थे, जहां पे एक एक इंडिविजुअल पर्सन रहता था, और ये जो कोर्टयार्ड होता था ये ओपन हुआ करता था, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं वहां पे जहां पे ओपन स्पेस थी, ठीक है। तो बेसिकली विहार और मोनेस्ट्री वाज अ हॉस्टल ऑफ द बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स, दे वर इन द सेम वे एज अ प्राइवेट हाउस, ठीक है, विथ 4 रेंजेस ऑफ सेल्स। सेल्स मतलब ये, ठीक है, मतलब घर का मतलब ये नहीं है कि इनको प्रॉपर 2 BHK दिया जाता, भाई साहब एक कमरा था, एक कॉमन लेटरिन बाथरूम हुआ करता था, और कहीं ना कहीं इनको पूजा करने के लिए, आपके लिए ध्यान लगाने के लिए इनके क्या होते थे, इनके कोर्टयार्ड हुआ करता था, ठीक है। सेल्स और स्लीपिंग क्यूबिकल्स ऑन 4 साइड्स ऑफ एन ओपन क्वाड्रेंगल कोर्टयार्ड, ये ओपन हुआ करता था, ये एरिया क्या होता था, ओपन हुआ करता था। द रॉक कट मोनेस्ट्री शोज अ लाइट वेरिएशन। रॉक कट मोनेस्ट्रीज की जब मैं बात करता हूं तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि एक भाई साहब गुफा खोदी गई पहाड़ में, और वहां क्या बनाई गई, आपका विहार बनाया गया, ठीक है। वहां क्या बनाया गया, आपका विहार बनाया गया। तो उसमें क्या होता था कि दे हैव 3 रेंजेस ऑफ सेल, ठीक है, मतलब 3 रेंज ही हुआ करती थी, 4 नहीं होती थी, क्योंकि चौथा तो एंट्रेंस हो जाएगा, राइट, ठीक है। ऑन द 3 साइड्स ऑफ अ सर्टेन हॉल ओपनिंग इनटू अ पिलर्ड गैलरी इन फ्रंट, ठीक है, मतलब सामने पिलर होते थे ताकि जो छत है उसको एक प्रॉपर वो मिल सके, एक स्ट्रक्चर, एक सपोर्ट मिल सके, और 3 साइड पे क्या होते थे, उनके सेल्स हुआ करते थे सोने के लिए। दे आर फाउंड इन अजंता, एलोरा, उदयगिरी, और भी कई जगह पे हमको ये विहार, रॉक कट विहार हमको बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हम जब रॉक कट विहार की बात करते हैं, जब हम रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, भाई गुफा ही तो थी,
जी नहीं, ये बेसिकली क्या बनाई जाती थी गुफाएं, इतने प्रिसिजन से इनको काटा जाता था कि मतलब आप सोचिए भाई, जैसे मान लीजिए अपन ने रेत का टीला खड़ा करा, राइट, उसमें अपन छेद करते गए करते गए करते गए तो एक टाइम पे ढह जाएगा, पूरा का पूरा पहाड़ गिर सकता है, इट इज अ वेरी रिस्की थिंग, राइट। तो उनके पास इतना प्रिसिशन हुआ करता था, इतना नॉलेज उनके टाइम पे हुआ करता था, इतने स्किलफुल लेबर्स हुआ करते थे कि ये क्या करते थे, प्रॉपर तरीके से रॉक कट केव्स बना सकते थे, उसको सस्टेन कर सकते थे। साथ ही साथ इनको रॉक्स की उस टाइम पे सोचिए कितनी नॉलेज हुआ करती थी कि हाँ यार, ये वाला जो रॉक है, ये बलुआ पत्थर है, ये क्या करोगा, टूट जाएगा, कहीं ना कहीं हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चट्टान चाहिए। तो रॉक्स की जो नॉलेज होती है, जो मिनरलोलॉजी की बात करते हैं, जियोलॉजी की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आर्किटेक्चर। ऑफ कोर्स सी बात है, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स, भाई दो कैटेगरीज है, मेसनरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई चुनाई और साथ साथ रॉक कट। ठीक है, ऑफ द फॉर्मर द मोस्ट फेमस ऑफ द टेम्पल आर गुप्ता पीरियड, मतलब मेसनरी की जब हम बात करते हैं तो मेसनरी के सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल जो हमको साक्ष्य हैं वो गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स ही मिलते हैं, जो कि आज की डेट में कहीं जर्जर हालत में है। ठीक है, चलिए रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। रॉक कट आर्किट मॉन्यूमेंट्स आर हैमर्ड आउट ऑफ सॉलिड रॉक्स और हिल रॉक्स, भाई मतलब या तो प्रॉपर क्या होगा, एक पत्थर को काट के बनाया जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, एक पहाड़ को खोद के बनाया जाएगा। ठीक है, दे रिमेन एज परमानेंट एज द माउंटेन फॉर्म, मतलब जब तक वो माउंटेन है तब तक वो क्या है, पर्टिकुलर वहां पे वो चीज रहेगी। ठीक है, द स्कल्पटर शोज एन अमेजिंग नॉलेज ऑफ रॉक फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। भाई रॉक कितना कठोर है, कितना वेट झेल सकता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, उसकी छत को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कितने पिलर नेसेसरी हैं। एंड द डिजाइन देयर हॉलोड आउट हॉल्स विद रिमार्केबल प्रिसिजन, दे स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड वर्क डाउन स्टेयर्स, मतलब वो क्या करते थे, अगर उनको रॉक काट के, सामने का रॉक काट के अगर उनको करना है तो वो ऊपर से चालू करा करते थे और नीचे आते थे, ना कि नीचे से काट के ऊपर जाते थे। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ से काटना चालू करेंगे फिर ऊपर का पत्थर काटेंगे तो वो नीचे गिरेगा, तो कहीं ना कहीं नीचे का स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज डेब्री की बात करते हैं, जब हम जो रॉक कटेगा उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो रह ही जाएगा ना, तो इसलिए ऊपर से काटना चालू करते थे और नीचे आया करते थे। ठीक है, चलिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज करना, ऊपर से काट के नीचे आना। चलिए इंडियन टेम्पल स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। गुप्ता पीरियड के टाइम पे हमको क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है किस चीज का, टेम्पल आर्किटेक्चर का। खास करके हमको नागर शैली देखने को मिलती है कि नागर शैली जो ही यहाँ पे इस टाइम पे विकसित हुआ करती थी। तो गुप्ता पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। गुप्ता पीरियड आर सिंपल एंड अनप्रिटेशियस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बट देयर बेयरिंग अपॉन द लेटर डेवलपमेंट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। मोस्ट नोटेबल टेम्पल इज द दशावतार टेम्पल ऑफ आपका देवगढ़ में है, कहाँ, झांसी डिस्ट्रिक्ट यूपी में आता है। ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसमें भी कई डेवलपमेंट हुए। चलिए अब बेसिकली क्या करते हैं, हम इनके स्टाइल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नागर स्टाइल, ठीक है, हम उठाएंगे क्या, नागर स्टाइल। ये कहाँ यूज होता था, आपके नॉर्थन इंडिया में। ठीक है, बेसिकली क्या, आपके विंध्य और हिमालय के बीच का जो एरिया है वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, नागर शैली का। नागर शैली के जो टेम्पल्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हम खजुराहो के टेम्पल्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, खजुराहो के टेम्पल्स हम जरूर ले सकते हैं। तो आइए बेसिकली इनके बारे में और जानते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं रही थी, क्या क्या फीचर्स रहे थे। खैर, दे वर बिल्ट ऑन अ सर्कुलर ग्राउंड प्लेटफॉर्म, मतलब ये क्या थे, जमीन पे नहीं बना करते थे, ये एक प्लेटफॉर्म पे बना करते थे, मतलब कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इनको एलिवेट कराया जाता था। ठीक है, एंड रेस्ड विद द प्लेटफॉर्म प्रोजेक्शंस, यहाँ पे क्या था, रथ बनाया करते थे। ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ देयर वॉल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक बहुत क्लियर कट हमको देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली आपका क्या है, एक खजुराहो का टेम्पल है। ठीक है, चलिए बेसिकली देखिए, ये प्लेटफॉर्म हो गया आपका, इतना बड़ा क्या हो गया आपका, प्लेटफॉर्म हो गया, उसके ऊपर मंदिर बनाया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी देखिए चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, ऐसा नहीं कि वो प्लेटफॉर्म बनाया और उसी पे निकलना जो भी है, कहाँ, ठीक है, उसको और हाइट दी गई है। ठीक है, मेन टेम्पल की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है आपका क्या, कलश। क्या आता है, कलश। ये एक बेसिकली क्या है, हमारे डेकोरेटिव आर्ट फॉर्म है, मोटिफ है। ठीक है, चलिए जो मेन टावर होता है, जो आप इसको देख रहे हो, इसको बोला जाता है शिखर। क्या बोला जाता है, शिखर बोला जाता है। और इसी शिखर के जो मेन भगवान का जिस टेम्पल बना हुआ है या जिस भगवान को वहां पर स्थापित करा गया है, उसी शिखर के अंदर में करा जाता है और उसको बोला जाता है गर्भगृह।
क्या बोला जाता है? गर्भगृह। तो मतलब उसी के अंदर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मूर्ति को स्थापित करा जाता है। अब जब हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्पल की। तो जो परिक्रमा का जो मार्ग होता है, जो पाथ होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा। क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा बोलते हैं। यही प्रदक्षिणा पाथ हमको कहाँ देखने को मिलता है? हमको बुद्धिस्ट आर्ट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा अब बाहर आएंगे। ठीक है, मैं देखिए बाहर से अंदर नहीं जा रहा हूं, अंदर से बाहर आ रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद जो है क्या, हमको एक हॉल देखने को मिलता है। बेसिकली वहीं पे क्या होता है, हम रहते हैं, हम हमारा सर झुकाते हैं, हम उनको नील डाउन करते हैं, उनकी प्रेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो हॉल है बेसिकली वो आपका क्या है? महामंडप है। क्या है? महामंडप। ठीक है, फिर आता है इसको और थोड़ा सा बाहर आ जाओ तो आप यहाँ पे बेसिक महामंडप में पुजारी लोग बैठते हैं और हम लोग कहाँ जाते हैं? मंडप के अंदर जाते हैं। फिर फाइनली अर्ध मंडप जो है वो और बाहर आता है। देखिए ये जो है बहुत सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। बेसिकली क्या, उरुशिंग भी देखने को मिल जाएगा, सब्सिडरी आपका शिखर हो गया। ये सब बेसिकली ये क्या है? एक खजुराहो टेम्पल है, उसके बारे में है। ठीक है, बट जब हम प्रॉपरली नागर शैली की बात करते हैं तो कौन कौन से फीचर हमको मैंडेटरी देखने को मिल जाते हैं? आपका शिखर हो गया, कलश हो गया, गर्भगृह हो गया, प्रदक्षिणा हो गया, साथ ही साथ आपका ये अधिष्ठा हो गया। ठीक है, जो कि प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, मंडप हो गया या महामंडप हो गया, और फाइनली गर्भगृह हो गया। ठीक है, फाइनली क्या? गर्भगृह। ठीक है, ये चीजें जो है हमको काफी देखने को मिल जाती है। चलिए, द फ्लोर प्लान वॉज डिवाइडेड इंटू 5 डिस्टिंक्ट फीचर। ठीक है, द विजिटर एंटर थ्रू अ पोर्टिकुलर, जो अर्धमंडप की बात हुई है यहाँ पे, मतलब विजिटर क्या होगा? यहाँ से जाएगा और इस सेक्शन में आएगा, अर्धमंडप में आएगा। ठीक है भैया, आ गया। फिर क्या करते हैं? ठीक है, द अर्ध मंडप इनटू द असेंबली हॉल कॉल्ड मंडप। अर्ध मंडप के बाद क्या आ जाएगा? मंडप आ जाएगा, विच लीड्स टू द सैंक्टम वेयर द आइडल इज एनश्राइन्ड। ठीक है, चलिए, अ वेस्टिब्यूल कॉल्ड अंतराल टू क्रॉस एंड देन, अंतराल मतलब एक थोड़ा सा छोटा सा वेस्टिब्यूल है, एक टाइप सा एरिया जिसको क्रॉस करके आप अल्टीमेटली कहाँ जा सकते हो? गर्भगृह की ओर। एंड देन फाइनली द गर्भगृह और द सेल शेप्ड सैंक्टम। ठीक है, अराउंड इसी गर्भगृह में बेसिकली क्या है? आपके भगवान रखे जाते हैं, भगवान की मूर्तियां रखी जाती है। अराउंड दिस अ पैसेज, जिसको क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है। ठीक है, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर इज द कर्विल नियर द टावर कॉल्ड शिखर। शिखर ही जो है इसका मोस्ट रिमार्केबल फीचर रहता है, पूरा बहुत हाई जाता है। हमारे यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर देख लीजिए, खजुराहो के मंदिर देख लीजिए, काफी ऊंचे ऊंचे शिखर हमको देखने को मिल जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा आर द मोस्ट रिमार्केबल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर। उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही रिमार्केबल पीसेस होते थे। द्राविडियन स्टाइल की मैं बात करता हूँ। द्राविडियन स्टाइल जो है हमको काफ़ी साउथ इंडिया में देखने को मिल जाता है। ठीक है, हमको ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ और साउथ के बीच की जगह, जो आपका चोल चेर पांड्या इन लोगों का जो हुआ करता था एरिया, जो बेसिकली आपका क्या आंध्र केरल हो गया, ठीक है, आपका कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, इस एरिया में हमको ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है क्या? द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज प्रिवेलेंट इन द फार सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन द कृष्णा एंड कन्याकुमारी। मतलब कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी के बीच का जो एरिया है वहाँ हमको प्योर द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। टेम्पल्स आर मेड ऑफ ब्यूटीफुल स्कल्प्टेड रॉक्स। ऑफकोर्स सी बात है भाई, जो स्कल्पचर रहता था द्राविडियन स्टाइल का वो आज भी क्या है? बहुत ही बेहतरीन है। आप चले जाइए कहाँ पे? आपके तिरुपति बालाजी मंदिर, आए है क्या मंदिर बना है। मीनाक्षी मंदिर हो गया, कितना सुंदर बना है यार, मज़ा आ जाता है। हम्पी चले जाइए, हम्पी का रथ मंदिर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। द बिगिनिंग वॉज मेड बाय द पल्लव्स इन 7th to 8th century एंड एट देयर कैपिटल कांची। ठीक है, स्टार्टिंग किस कहाँ से हुई थी? तो पल्लव शासक से हुई थी। चलिए, 5 मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। द मेन सैंक्टम गर्भगृह, ऑफकोर्स सी बात है, गर्भगृह क्या है? सिमिलर फीचर हो गया। शिखर क्या होता था? शिखर और ए वेरी टॉल पिरामिडिक रूफ। शिखर अब देखिए यहाँ पे क्या होता था? नागर स्टाइल में शिखर ऐसा होता था। ठीक है, इनके टाइम पे या इनके स्टाइल में शिखर कैसा होता था? थोड़ा ऐसा पिरामिडिक स्टाइल ऑफ में होता था। दोनों ये ऊपर से फ्लैट हुआ करता था। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता था? विमान। हमारे यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? कलश देखने को मिलता है। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? विमान देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर एरिया, ये क्या देखने को मिलता है? विमान देखने को मिलता है। ये देखिए ऐसा पूरा का पूरा शेप में ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये शिखर के बीच में तो थोड़ा है डिफरेंस हो गया। ह्यूज पिलर हॉल्ट और मंडप सराउंडिंग द सैंक्टम। ऑब्वियस सी बात है, सैंक्टम बेसिकली आपका गर्भगृह। दो गोपुरम्स, गोपुरम्स बेसिकली क्या होते हैं? इनके गेट, मेन गेट जो हुआ करते थे, जो कि टेम्पल में घुसने के लिए अंदर जाते थे। मतलब टेम्पल, प्रॉपर टेम्पल नहीं, जो टेम्पल का पूरा एरिया हुआ करता था
उसमें घुसने के लिए क्या थे, गोपुरम हुआ करते थे, और द ब्यूटीफुली कार्व्ड गेटवेज लीडिंग टू द टेम्पल एनक्लोजर। ठीक है, तो क्या बेसिकली हमको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, एक यहाँ डिफरेंस देखने को मिल जाता है, यहाँ डिफरेंस देखने को मिल जाता है, साथ साथ हमको यहाँ डिफरेंस देखने को मिल जाता है, 3 पॉइंट में डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है। नाम सेम है बट आर्किटेक्चरल डिफरेंस है, साथ ही साथ टेक्निक का भी डिफरेंस है। ये कहीं ना कहीं इंटरलॉकिंग टेक्निक से यूज होते हैं, वो मेसनरी टेक्निक से हुआ करता था। वहाँ पे तो वॉल्स पे भी जो है प्रॉपर की क्या होते थे, बहुत छोटे छोटे इमेजेस बनाए जाते थे। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे इंसानों के थे, यहाँ पे एनिमल्स को भी इंक्लूड, डेविल्स को भी इंक्लूड करा जाता था। Dravidian architecture almost perfected under reign of Cholas. ठीक है, architecture attained maturity and perfection in the Brihadeshwar temple at Tanjavur, built by Raja Raja in 1011 AD. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेसर, या फिर उसको बोला जाता है चालुक्य या कर्नाटक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये थोड़ा बीच में था, मतलब नर्मदा से लेके कृष्णा वाले एरिया के बीच में हुआ करता था। बीच में है तो जाहिर सी बात है इन्होंने थोड़ा बहुत क्या नॉर्थ से भी लिया और थोड़ा बहुत साउथ से भी लिया, तो कहीं ना कहीं जो मिक्सचर हमको देखने को मिलता है किसका, नागर का और द्राविड़ का, वो हमको किस फॉर्म में देखने को मिलता है, तो वेसर शैली में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए द वेसर स्टाइल हैज बीन इक्वेटेड विद द चालुक्यन आर्किटेक्चर, मतलब चालुक्यों के टाइम पे ही ये हुआ था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चालुक्यन आर्किटेक्चर भी बोल देते हैं। हाइब्रिड और मिक्सचर ऑफ द्राविडियन एंड नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल्स वर बिल्ड एंड डिजाइन्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म, मतलब कि ये कहाँ का फॉर्म आ गया, नागर का आ गया। दे हैव हाईली ऑर्नामेंटेड पोर्चेस, मतलब कहाँ का आ गया, द्राविड़ का आ गया। एडिशनल ओपन मंडप, वेरी आर्टिफिशियली कार्व्ड गेटवेज, ठीक है, अगेन द्राविड़ का आ गया। क्राउडेड विद गॉड्स, कहाँ का आ गया, नागर का आ गया। डीमंस एंड एनिमल्स, कहाँ का आ गया, आपका साउथ का आ गया, द्राविडियन का आ गया। शिखर इज नॉट वेरी हाई, ये एक डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली वेसर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। चलिए स्कल्पचर के बारे में बात करते हैं, हम मूर्ति कला के बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, स्कल्पचर हैज बीन फॉर फेवरेट मीडियम, बेसिकली क्या था, देखिए अशोक के टाइम पे हम बात करते हैं, हमने बात करी थी इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शन बेसिकली अशोक ने कैसे यूज करा था, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में यूज करा था। ठीक है भाई, लोगों को अपना मत बताने के लिए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए क्या करा था, अशोक ने इंस्क्रिप्शन चालू कराए थे। साथ ही साथ क्या था, ये इंस्क्रिप्शन भी क्या है, एक टाइप का स्कल्पचर ही है। क्या है, एक टाइप का स्कल्पचर ही है। तो पुराने टाइम से देखा जाए, बहुत पहले टाइम से, तो इट हैज बीन अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक ऐसा मोड है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, कम्युनिकेट करने का। ठीक है, तो मीडियम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन रहा है इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, दिस स्टाइल हैज बीन ऑलरेडी एविडेंट थ्रू द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया था, टॉयज थे, मूर्ति कलाएं थी, हमको कहीं ना कहीं मेसनरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट हमको आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। हाउएवर विद द राइज ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी द इंडियन स्कल्पचर टुक अ डेफिनेट शेप एंड स्टाइल। प्रॉपर हम उसको क्या, एक आर्ट फॉर्म कला हम तभी बोल सकते हैं किसके टाइम से, मॉडर्न टाइम के, हम उसको क्या बोल सकते हैं, हाँ यार ये एक प्रॉपर आर्ट फॉर्म था, क्योंकि इस टाइप की हमको कई सारी चीजें मिली हैं। ठीक है भाई, एक दो चीजें मिली हुई होती हमको तो हम उसको एक प्रॉपर आर्ट फॉर्म नहीं बोलते। जैसे कि जो आपकी ब्रोंज स्टैचू, द डांसिंग लेडी स्टैचू हुआ करती थी इंडस वाली सिविलाइजेशन की, अगर वैसी हमको 100 से 50 मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उसके फीचर्स के बेसिस पे उसको एक आर्ट फॉर्म डिक्लेयर कर देंगे। बट क्योंकि वो एक लौती मिली है तो हम उसको एक आर्ट फॉर्म नहीं बोल सकते। हाँ, हम उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई हाँ, ये इंडस वाली की आर्ट फॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है। ठीक है, बट जब हम मॉडर्न टाइम के बारे में बात करते हैं, हमको एक ही टाइप की चीज़ों के कई सारे देखने को मिले, जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए, तो हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिले। हमने जब स्तंभ की बात करी, तो उनका रॉक एडिक्ट्स की, पिलर एडिक्ट्स की बात करी, सॉरी, तो हमको पिलर एडिक्ट्स भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, और सबके कहीं ना कहीं जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं वो सेम ही हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मॉडर्न पीरियड के टाइम से है जो आर्ट फॉर्म जो हमारा स्कल्पचर का था, उसको एक डेफिनेट फॉर्म मिला है, उसको एक डेफिनेट शेप मिला है। चलिए मॉडर्न स्कल्पचर के बारे में बात करते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द मोनोलिथिक कॉलम्स, मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल स्टोन से बना हुआ, मोनो मतलब एक, लिथिक मतलब रॉक, ठीक है, एक ही रॉक से बना हुआ पूरा का पूरा कॉलम मतलब खंबा, ठीक है, वर इरेक्टेड फ्रॉम दिल्ली टू पटना बाय अशोक। ठीक है, the Chunar sandstone were carved out of completely finished so that the surface of the stone acquired a high gloss without applying any kind of external polish। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनके टाइम पे इनके पास ऐसी टेक्निक हुआ करती थी, इतना स्किल्ड लेबर हुआ होता था कि बिना किसी एक्सटर्नल मटेरियल अप्लाई करने के लिए वो पत्थर को इतना गजब का शाइन देते थे कि भाई साहब मजा ही आ जाता था। ठीक है, आज भी वो शाइन बरकरार है, आज भी वो स्मूथनेस बरकरार है। आप अगर एमपी में है तो सबसे क्लोजेस्ट आप किस देख सकते हैं, सांची में देख सकते हैं, नहीं तो आप जाहिर सी बात है इलाहाबाद फोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, दिल्ली फोर्ट जा सकते हैं, वहाँ देखने को मिल जाएगा, और जाहिर सी बात है आपका क्या सारनाथ वाला स्तंभ तो है ही है।
टच करके देखिए, टच करना ऑफकोर्स अलाउड नहीं होता कई जगह पे, पर अगर मौका मिल जाए ना तो टच करके इसको फील कीजिएगा। भाई सांची में तो आपको दिख जाएगा एक पिलर का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पड़ा हुआ है जमीन पे स्तूप नंबर 1 के बैक साइड पे, ठीक है। उसको टच करके देखिएगा कि बहुत ही स्मूथ है, ऐसा लगता है कि उसमें कोई रंदा वंदा घुसाया हो ना। जब भाई फर्नीचर वाला होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके पूरा लकड़ी को स्मूथ करता है, रंदा का उस पर डालता है, मारता है, तो ऐसा लगता है कि उस स्टोन पे भी कहीं ना कहीं रंदा मारा हुआ है, और इतना ही स्मूथ होता है, इतना ही शाइन करता है वो आज भी। मतलब फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC टू ऑलमोस्ट क्या हो गया आपकी 21वीं सदी ADE आ गई है, ठीक है। इतनी सदियों से वो बरकरार है, वो आगे भी बरकरार रहेगा। तो इस टाइप का जो स्किल फॉर्म था वो अपने आप में बहुत कमेंडेबल जॉब हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सरप्राइजिंग नेचुरलिज्म एंड कॉन्फिडेंट टेक्निक लीड टू बिलीव दैट द मौर्यन आर्ट, ठीक है, वाज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस। मॉरियंस के टाइम पे हमको क्या देखने को मिलता है, फॉरेन इन्फ्लुएंस इंडिया में देखने को मिलता है। यस भाई, हम बात करते हैं ग्रीक्स के बारे में, तो मौर्यन जो डायनेस्टी हुआ करती थी वो ग्रीक्स के साथ उनका कहीं ना कहीं संबंध था। उनके यहाँ से ग्रीक यहाँ पे भी आए, हमारे यहाँ से लोग वहाँ पे भी गए, तो हो सकता हो कि जो कल्चर का आदान प्रदान हुआ हो, ये जो मॉरियन आर्ट है ये उसका रिजल्ट हो, ठीक है। ठीक है, तो आइदर ग्रीक और पर्शियन। मॉरियन स्कल्पचर वर हाईली प्रोफिशिएंट इन कार्विंग आउट द एनिमल्स, ठीक है भाई, हमारा अशोक स्तंभ देख लीजिए आप, ठीक है, लायन कैपिटल कोर्ट आर्ट हो गया, ठीक है, यक्ष और दिगराज जी की यक्षिणी की मूर्ति देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं क्या है कि एनिमल्स हो गए या प्रॉपर फीचर्स हो गए, उनको कार्व आउट करने में जो थे ये काफी महारत इन लोगों को हासिल थी, ठीक है। चलिए गांधार स्कूल, गांधार स्कूल, गांधार स्कूल बेसिकली कहाँ डेवलप होता है, आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था किसके अंडर, रोमन और ग्रीक्स के अंदर पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हुआ करता था, ठीक है। यहां से हमको क्या देखने को मिलता है, गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर देखने को मिलता है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की जब मैं बात करता हूं तो ये लोग क्या करते थे, फिजिकल ब्यूटी पे बहुत स्ट्रेस करा करते थे। जैसे कि कई सारी रोमन स्टैचूज अगर आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा डोला वोला निकला हुआ है, बिल्कुल खतरनाक ऐसा करके थिंकिंग मैन की है फोटो है, वो स्कल्पचर बना हुआ है, एब्स एब्स निकले हुए, मतलब गजब तरीके से भाई साहब, ठीक है। तो यूनिक फीचर ऑफ डिस्प्ले इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये एक यूनिक फीचर हुआ करता था उनका। साथ ही साथ एक और यूनिक फीचर ये हुआ करता था कि इनके टाइम पे जो कपड़े हुआ करते थे या इनकी मूर्तियों में जो इंसान ने कपड़े पहने हुए हैं, उनके फोल्ड्स भी इतने बराबर तरीके से दिया करते थे, इतने गजब तरीके से दिया करते थे कि आज भी वैसे की वैसे शैडो बन सकती है अगर सेम लाइटिंग रहे तो, ठीक है। फ्लोइंग ड्रेपरी विच रिक्वायर मच केयर इन द रेंडरिंग ऑफ फैब्रिक एंड इट्स फोल्ड, ये क्या था, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करते थे किसके, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के, ठीक है। सबसे पहले गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मैं बात करता हूं तो गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, अर्लीस्ट मूर्ति इसी में बनाई गई थी, क्या करी गई थी, इसी में बनाई गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट पे। ये मथुरा वाले एरिया में डेवलप हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पड़ गया, मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट पड़ गया। ये एक इंडियनाइज्ड फॉर्म था प्रॉपर्ली, ठीक है। इसमें इतना फिजिकल फीचर्स पे या फिजिकल बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे इतना फोकस नहीं करा जाता था, बट हाँ उसके अंडर की जो स्पिरिचुअलिटी है, एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर बहुत फोकस करा जाता था, ठीक है। इन मेनी कल्ट इमेजेस ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिकल वर कार्व्ड आउट इन किसमें, आपके मथुरा स्कूल ऑफ स्टाइल में। द एलियन इन्फ्लुएंस वाज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। एलियन इन्फ्लुएंस मतलब ऐसा नहीं कि भाई साहब ऊपर से जादू आ गया, उसने कहा धूप ऐसा करके और भाई साहब कुछ बन गया, ठीक है। एलियन इन्फ्लुएंस बेसिकली बाहर का इन्फ्लुएंस, मतलब ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, ठीक है। इन द एंड द स्कल्पचर ऑफ दिस स्कूल हैव इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अपील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट जो कोर है, मेडाइवल आर्किटेक्चर, जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये अब चालू हुआ है। इंडो इस्लामिक कल्चर क्या हुआ है, अब चालू हुआ है। इससे पहले तो बैकग्राउंड था कि हमारे यहाँ पे क्या क्या चीजें हुआ करती थी, उनको कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, इनमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तुर्क, मतलब आपके मोहम्मद गौरी के टाइम की बात हो रही है, एंड एलियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज इवॉल्व्ड। एलियन कौन सा, मतलब बाहर का, मार्स का, मंगल का, वीनस का नहीं, बाहर का, कौन सा, इस्लामिक, ठीक है। एन एलियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज इवॉल्व्ड। द कंसेप्ट ऑफ द बिल्डिंग वाज इस्लामिक, ठीक है, बट द एक्चुअल बिल्डर्स वर इंडियंस, मतलब ये बनाई इंडियंस नहीं है, बाहर से कोई मूर्तिकार नहीं आए थे, ठीक है। देयरफॉर द बिल्डिंग्स ऑफ दिस एरा आर नोन एज योर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मेडाइवल एंड इंडियन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस डोम्स एंड आर्चेस, ये दो चीजें जो थी हमको क्या बोलते हैं, देखने को मिलती है किसके टाइम से, मेडाइवल के टाइम से, मतलब गुंबद और ये आर्च, ठीक है, ये दो चीजें हमको देखने को मिलती है। डोम क्या, जब हम बात करते हैं
तो फादर ऑफ डोम कंस्ट्रक्शन हम किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को। किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोला जाता है। चलिए बेसिकली अब इनका समझिए, इनका काम क्या है, डोम्स और आर्किटेक्ट इसका सॉरी आर्चेस का। ठीक है भाई, देखिए डोम क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छी स्काईलाइन प्रोवाइड करता है, अच्छी हाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरी चीज डोम क्या करता है, वॉइस को एम्पलीफाई करता है। क्या करता है? वॉइस को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, कभी आपको अगर मौका मिले, मांडू गए आप, तो वहाँ पे जो महल बना हुआ है, वहाँ पे राजा भोज का, जो आज की डेट में मस्जिद है, ठीक है, वहाँ पे आप देखिएगा छोटे 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 बहुत सारे डोम्स बने हुए हैं उसकी छत पे। ठीक है, वो क्या करते हैं बेसिकली, उनमें आवाज़ गूंजती है। तो जब राजा कुछ अनाउंसमेंट करता है तो उसकी वॉइस आगे तक जाए, दूर तक जाए, इसलिए इनका स्ट्रक्चर भी क्रिएट करा जाता था। स्काईलाइन तो ऑफकोर्स सी बात है, हाइट बहुत अच्छी मिलती थी, बट ये भी डोम का क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता था। साथ ही साथ बात करते हैं बेसिकली डोम और आर्चेस के बारे में। तो अगर डोम हुआ करते थे तो रूफ को जो था वो प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलती थी, इतने पिलर नहीं लगते थे। अगर पिलर नहीं लगेंगे तो क्या होगा, एक प्रॉपर क्लियर व्यू मिलेगा हमको पूरी की पूरी सभा का। ठीक है, चलिए डोम प्रोवाइड्स अ प्लीजेंट स्काईलाइन, जैसा कि मैंने बताया, एक अच्छी हाइट देता है पर्टिकुलर बिल्डिंग को। बोथ टुगेदर डिस्पेंस द नीड ऑफ द वेरी लार्ज पिलर्स। ठीक है, बोथ टुगेदर मतलब आर्च और डोम दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो पिलर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, टू सपोर्ट द रूफ। ठीक है, इनेबलिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी लार्ज हॉल विद अ क्लियर व्यू। सच लार्ज हॉल्स वर आइडियल फॉर मॉस्क एंड पब्लिक गैदरिंग, मतलब दीवाने आम की बात हो रही है। चलिए, इन स्पीयर ऑफ डेकोरेशन द मुस्लिम रूलर्स इंक्लूडेड जियोमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिजाइन। दो चीजें भाई डेकोरेशन में इन्होंने क्या यूज करी, जियोमेट्रिक और फ्लोरल। हमने क्या यूज करा, एनिमल, डीटीज, डीमंस ले लो आप, ज्यादा से ज्यादा नीचे चले जाओगे। ठीक है, बट हमने कभी फ्लोरल को नहीं लिया, हमने कभी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पे तक ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कंबाइनिंग देम विद पैनल्स ऑफ इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग वर्ड्स फ्रॉम द होली कुरान, मतलब कुरान की आयतें भी जो थी इन दीवालों पे, इनके स्ट्रक्चर्स पे लिखी गई थी। ठीक है, दे बोरो हिंदू मोटिव्स, मतलब जो डेकोरेटिव पीसेस हुआ करते थे उन्होंने हिंदुइज्म से अडॉप्ट किए थे, जैसे कि आपका स्वास्तिक हो गया, कलश हो गया, लोटस हो गया, ये सब चीजें जो थी इन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर से इसको क्या करी थी, बोरो करी थी। आज के मिडिल में बनाया करते थे, ये स्वास्तिक बना दिया करते थे, लोटस बना दिया करते थे। फीचर्स के बारे में बात करते हैं, सेलेंट फीचर्स ऑफ बेसिकली मेडाइवल आर्ट। ठीक है, मैसिव एंड एक्सटेंसिव बिल्डिंग, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत मात्रा में बिल्डिंग देखने को मिलती है। एस्पायरिंग डोम्स, बड़े बड़े डोम्स देखने को मिल जाते हैं। टॉल मिनारेट्स, लंबी लंबी इमारतें देखने को मिल जाती है। लॉफ्टी पर्ताल्स की बात होती है। ओपन कोर्टयार्ड, जियोमेट्रिक एंड फ्लोरल पैटर्न्स विद कैलीग्राफी इंस्क्रिप्शन, ये जो थे इसके बेसिक फीचर्स थे किसके, मेडाइवल आर्ट के। चलिए, द इंपीरियल और दिल्ली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, अब हम प्रॉपरली इसको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं प्रॉपर। इस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली सल्तनत के बारे में, फिर चलेंगे मुगल एम्पायर पे। ठीक है, तो अमंग द इल्बरी तुर्क में जब बात करता हूँ, स्लेव डायनेस्टी की जब मैं बात करता हूँ, तो कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम जो आपका पहला मॉस्क हुआ करता था, ये दो चीजें जो हैं ये बहुत ही फेमस रही है इनके टाइम की। ठीक है, कुतुब मीनार की जब मैं बात करता हूँ तो उसके कुछ फीचर देखिए, स्टेबिलिटी, आज भी खड़ा है, 6 मंजिला है, पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर में है। ठीक है, इट्स वेरी शेप डिक्रीजिंग एज इट्स राइजेस, मतलब जब क्या होता है, नीचे से तो चौड़ा है और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसकी साइज कम होती जा रही है। ठीक है, शिमरिंग ऑफ द शैडोज अंडर द बालकनीज, मतलब बालकनी भी इस हिसाब से निकाली गई कि ज़्यादा शैडो नहीं दे, उसके प्रॉपर क्या करे, शिमरिंग शैडोज रहे। विविड कलर ऑफ इट्स रेड सैंडस्टोन, भाई लाल बलुआ पत्थर से तो ऑफकोर्स बनी ही हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी फोर्ट्स हमको देखने को, 1000 खंबा महल देखने को मिलता है जहाँ पे 1000 पिलर्स हुआ करते थे, बहुत सारे फोर्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसके टाइम पे दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है बेसिकली क्या है, आपका गेट है किसका, कुतुब का। इसका जो गेट है उसको क्या बोला जाता है, अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। उसको क्या बोलते हैं, जेम ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, जेम ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। तुगलकों की बात करते हैं तो तुगलकों ने इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन तो नहीं था, बट हाँ पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्होंने क्या करा था, नहरें खुदवाई थी। बहुत सारे टाउनशिप्स जो थे इन्हीं के टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है, टाउनशिप भी जो थे इन्हीं के टाइम पे काफ़ी सारा हुआ करता था। तो तुगलक की बात करते हैं, फिरोज शाह को तुगलक को क्या बोला जाता है भाई, इनको क्रेडिट करा जाता है 300 से ज़्यादा सिटीज़ बनाने का, पब्लिक टैंक्स बनाने का, कंस्ट्रक्शन पैलेस, मॉस्क, है ना। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इनका क्या है, इनका खुद का मकबरा है फिरोज शाह कोटला। ठीक है, इनका खुद का जो मकबरा है वो इसका सबसे बेस्ट स्पेसिमेन देखने को मिलता है हमको किसका, तुगलकों का। ठीक है, कौन सा, फिरोज शाह कोटला। चलिए, मुगल आर्किटेक्चर।
मुगल आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो वो इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर हो जाता है, ठीक है। इंडो इस्लामिक और साथ साथ तो इंडो पर्शियन बोलते हैं बेसिकली उसको। और ये जो था ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम हुआ करता था, इतनी बढ़िया बढ़िया इमारतें बनी हैं, इतनी सुंदर सुंदर इमारतें बनी हैं कि भाई साहब दिल बाग बाग हो जाता है। मिडाइवल आर्किटेक्चर अंडर द मुगल्स बेसिकली अटेंड इट्स मोस्ट स्पॉन्टेनियस फॉर्म, मतलब सबसे डेवलप्ड फॉर्म हमको जो देखने को मिलता है वो मुगलों के अंडर ही देखने को मिलता है। इट रिवील्स अ हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल्स, देयरफॉर इट इज नोन एज इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर। दे डिस्प्ले यूनिफॉर्मिटी इन देयर आर्किटेक्चर कैरेक्टर एंड स्कल्पचरल प्रिंसिपल्स। भाई साहब इनके बारे में जब हम बात करें जाए ना तो इनको बहुत ही एक रेखाएं इनको बहुत पसंद थी, ठीक है। रेखाएं मतलब वो वाली नहीं, जो लाइंस हुआ करती, जो सिमेट्री हुआ करती थी, वो इनको बहुत पसंद थी। आज भी जो है ताजमहल अगर आप देखना चाहोगे ना तो उसकी एक सीधी की जो लाइन पट्टी जा रही है ना, जो इसमें मतलब दो स्टोन्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो बीच में छोटी सी पट्टी नहीं जाती, तो बीच की जो पट्टी है अगर आप उस पर देखो ना और सीधा ऐसा आगे देखो, आपको ताजमहल का जो आर्च का ऐसा शेप है ना, ये पर्टिकुलर चीज आपको उस पट्टी पे देखने को मिल जाएगी। मतलब इतना परफेक्शन से बनाया गया था चीजों को। तो क्या था बेसिकली इसलिए हम बोलते हैं इनके जो स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स थे और इनकी जो यूनिफॉर्मिटी थी, ठीक है। एक ही चीज जैसी भाई, जैसे ताजमहल का जो बाहर वाला गेट है, ठीक है, मेन गेट नहीं जिसके अंदर से घुसते हैं वो नहीं, बाहर वाला जो गेट है, सेम गेट आपको उसको तीन तरफ और देखने को मिल जाएंगे। सेम मतलब 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे नहीं और 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं, ठीक है। तो अपने आप में ये जो यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल था ना, ये उनमें बहुत ही गजब का हुआ करता था। चलिए चीफ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। बल्बुलस और ग्रेसफुल डोम्स, मतलब यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े डोम्स बनाए गए कंपेरेटिव टू किसके, सुल्तनत पीरियड के, ठीक है। कस्पिड आर्चेस, कस्पिड आर्चेस मतलब बेसिकली सिर्फ ये हो गया आपका क्या आर्च हो, यार सॉरी यार मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आई एम रियली सॉरी, बट मैं कोशिश करता हूँ। ये आर्च हो गया बेसिकली आपका, ठीक है। कस्पिड आर्च क्या हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे सर्कल्स आते थे, ठीक है। थोड़ा मतलब उसको डिजाइनर कर दिया यार, और कुछ नहीं, मनीष मल्होत्रा का टैग दे दिया भाई साहब, इसको क्या कर दिया, डिजाइनर फॉर्म में कर दिया। तो जो बहुत सर्कल्स इंक्लूड हुआ, कंसेंट्रिक सर्कल्स वगैरह जो इंक्लूड हुआ करते थे उसको हम बोलते हैं क्या, बेसिकली कस्पेडिक आर्च, ठीक है। कस्पोलस एट द कॉर्नर स्टैंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड पिलर, लॉफ्टी वॉल्टेड गेटवेज, ठीक है, बहुत बड़े बड़े गेटवे हमको देखने को मिल जाते हैं। यूज ऑफ ग्रेसफुल एंड ड्यूरेबल बिल्डिंग मटेरियल सच एज मार्बल एंड योर रेड सैंडस्टोन, मतलब ऑफकोर्स सी बात है भाई, ड्यूरेबल मटेरियल जो है वो तो ऑफकोर्स यूज था ही था, बट उन ड्यूरेबल मटेरियल्स में भी इन्होंने क्या बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पत्थर इन्होंने चुने हैं। चलिए, मुगल आर्किटेक्चर इज मोर समटेनियस एंड डेकोरेटिव देन द इंपीरियल आर्किटेक्चर। इंपीरियल आर्किटेक्चर मतलब आपका सल्तनत वाला पीरियड, ठीक है। बट परहैप्स द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू था इनके क्या, गार्डन, चार बाग जो था इनका सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। भाई साहब इतने सुंदर सुंदर गार्डन बनाया करते थे। आपके राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन हो गया, कभी हो तो जरूर जाइएगा, ठीक है। क्या होता था बेसिकली समझिए, द डूम टूम्स वर सेट विद इन अ गार्डन, ठीक है। जो भी टोम हुआ करता, जो भी मौजूलियम हुआ करता था वो एक गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच हुआ करता था, ठीक है। रेक्टेंगुलरली डिवाइडेड बाय पाथ एंड वाटर कोर्सेस, मतलब जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर क्या है, पूरा का पूरा स्पेस है, तो यहां बीच में क्या होता था, डोम हुआ करता था, उनका टूम हुआ करता था और उसको डिवाइड करा जाता था पाथ से, ऐसे, ठीक है। साथ साथ इसी पाथ में क्या है, इस पाथ को भी और फर्दर डिवाइड करने के लिए उसमें वाटर की जो स्ट्रीम्स हैं वो भी चलाई जाती थी, जैसे कि ताजमहल में है बेसिकली, ठीक है, विद द टूम इन द सेंटर। सेंटर में क्या होता था, टूम हुआ करता था इनके। चलिए, इसको क्या बोलते हैं हम, चार बाग पद्धति या चार बाग स्टाइल बोला जाता है, ठीक है। अकबर के टाइम पे सबसे ज्यादा चली गई थी, अकबर ने सबसे ज्यादा बनवाई थी। आर्किटेक्चर अंडर अकबर, अब हम देखने वाले हैं आर्किटेक्चर के बारे में, अकबर के अंडर जो भी आर्किटेक्चर हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है जिसकी शुरुआत आप कह लीजिए, जिसमें हमको बहुत ही हैप्पी मिंगलिंग देखने को मिलती है, अलग अलग रीजनल स्टाइल्स के बारे में भी, खासकर राजस्थान और गुजरात के जो स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर हुआ करते थे वो अकबर के टाइम पे बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करके क्या करा गया था, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ठीक है। द डेकोरेटिव मोटिव्स फॉर कॉपीड फ्रॉम द जैन एंड हिंदू टेम्पल्स, ठीक है। जो डेकोरेटिव पीसेस हुआ करते थे, जो आइटम्स हुआ करते थे, उनको कहां से कॉपी करा गया था, तो आपके जैन और हिंदू टेम्पल से उसको चीज को कॉपी करा गया था। चलिए, मोस्ट एम्बिशियस आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो वो आता है क्या, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का एक नया कैपिटल था, ठीक है भाई। पहले इनका कैपिटल क्या हुआ करता था, आगरा हुआ करता था। शेख सलीम चिश्ती आए, उन्होंने वरदान दिया, इनको बेटा हुआ, इनको इतना मन खुश हुआ कि भाई साहब उसी जगह को क्या कर लो,
उसी जगह को अपना कैपिटल बना लो। बट वहाँ पानी की कमी थी, इसलिए कहीं ना कहीं इनको वापस, बाकी लेटर जो मुगल्स थे उनको वापस दिल्ली जाना पड़ा या आगरा जाना पड़ा। खैर, फतेहपुर सीकरी स्टैब्लिश करना, उसमें बहुत सारे फोर्ट्स बनवाना, बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनवाना, अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था। ठीक है, या आप कह लीजिए उस सपने को साकार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही जरूरी हो गया था। ठीक है, विद इट्स न्यूमरस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इन रेड सैंडस्टोन हैज बीन कॉल्ड एज एन एपिक पोयम इन रेड सैंडस्टोन। पूरा का पूरा फतेहपुर सीकरी जो है लाल पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है। और भाई साहब क्या खूबसूरत लगता है। आप बिल्कुल पासेस लीजिएगा हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट से, प्लीज़ मौका पड़े। मैं हमेशा बोलता हूं कि यहाँ पे जितना आप पढ़ सकते हो उससे बेटर है आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, उस चीज़ को लाइव फील कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जैसे बोलूँगा आपको कि जो आपका आगरा का जो फोर्ट है, ठीक है, उसकी कुछ दीवारें हॉलो हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूम है, ठीक है, इसकी सारी दीवारें क्या हैं? हॉलो हैं। मतलब इनकी दीवारें इतनी मोटी मोटी आपको देखने को मिल जाएगी, पर ये अंदर से खोखली है, इनके अंदर से पानी बहाया जाता था ताकि गर्मी में जब गर्म हवा इससे टकराएगी तो ठंडी हो जाएगी और अंदर क्या होगा? एक समर पैलेस बन जाएगा। यार क्या सोच थी, क्या सोच थी। बेसिकली कूलर, पूरी की पूरी दीवार को कूलर बना दिया इन्होंने। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप यहां खड़े हो और आप दीवार में ऐसे करके कुछ बोलोगे ना तो वो यहां सुनाई दे जाएगा, इसलिए बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। तो मतलब यार ये आर्किटेक्चर बनाना ना अपने आप में, देखिए मैं यहाँ पे जितना ही खड़ा होकर बोल दूं, कितनी एक्साइटमेंट से बोल दूं, हो सकता है वो आपको उतना क्लिक नहीं करे, बट प्लीज यूट्यूब पे अगर वीडियोस हो आप उसको सर्च करिए, देखिए, आपको मौका मिले, आप प्लीज अपने पेरेंट्स से अर्ज करिए कि आने वाली दशहरा की बड़ी छुट्टियां होंगी और आप लोगों की 4-5 दिन की, प्लीज आगरा जाइए, विजिट करिए। ये जो मॉन्यूमेंट्स है ना यार, ये देखने लायक हैं। सिर्फ जाके ऐसा नहीं कि फोटो खिंचवा ली, सेल्फी ले ली, इनके गाइड करो, इनके बारे में पता करो कि यार ये क्या थी, कि जो इनकी जड़ाई है, जो आप देखते हैं ना कि भाई जो दीवार है उसमें उन्होंने कुछ कारीगरी करी हुई है, तो कारीगरी क्या है, किस एरा से है, किस स्टाइल में है, ये सब जानकारी जब आप लोग ना, तो बाय गॉड हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने का मजा ही कुछ और है भाई साहब। बिल्कुल पहाड़ों से भी अच्छा मजा क्या है? हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने का है। हिस्टोरिकल प्लेसेस ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, यार बोरिंग हो जाता है, क्या है, कुछ नहीं, बिल्डिंग तो खड़ी है। यार आप उस टाइम का इमेजिनेशन देखो, आप अपने आप को एक ऐसी सदी में डाल के देखो जहाँ पे कोई मॉडर्न एडवांसमेंट नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे भी अगर आप इतना बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल खड़ा करते हो तो अपने आप में वो बहुत ही सिग्निफिकेंट बात हो जाती है, बहुत ही स्किलफुल चीज़ हो जाती है। आज भी अगर हम चाहें तो ताजमहल दोबारा नहीं बना सकते भाई साहब, ताजमहल को दोबारा उस सिमेट्री से खड़ा नहीं कर सकते। चलिए खैर, ये सब खैर ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, तो प्लीज़ अगर हो सके तो जाइएगा ज़रूर। तो फतेहपुर सीकरी जो था ये पूरा का पूरा, इसको क्या बोला जाता है? एन एपिक पोएम इन रेड सैंडस्टोन। फतेहपुर सीकरी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हमको देखने को मिलती हैं, तो उसको भी डिवाइड करा गया है। सबसे पहले रिलीजियस बिल्डिंग में देखते हैं तो जामी मस्जिद हो गया, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया जो हालांकि गुजरात विक्ट्री पे बनाया था। खैर उसके बाद सेक्युलर बिल्डिंग्स जो होती हैं, हमें जोधाभाई पैलेस देखने को मिल जाता है। आय हाय हाय क्या पैलेस है भाई साहब, ये जोधाभाई पैलेस, ये देखिए, हाँ ये है बेसिकली जोधाभाई पैलेस। ये 1, 2, 3 और ऊपर 4 ये मंजिल हुआ करती थी। ये वाली मंजिल में जोधाभाई रहा करती थी। ठीक है, ये वाली मंजिल में क्या थी? जोधाभाई रहा करती थी, इनके नीचे इनकी दासियां रहा करती थी। ठीक है, ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, यहाँ पे तानसेन बैठा करते थे। यहाँ पे कौन बैठा करते थे? तानसेन बैठा करते थे। ये जो ओपन कोर्टयार्ड आप देख रहे हो ना, इस साइड पे एक ओपन कोर्टयार्ड है, वो दीवाने आम हुआ करता था और उसी के इबादत में क्या बना था? इबादत खाना बना हुआ था। थोड़ा इधर आओगे ना आप, अभी ये पूरा क्लियर फोटो नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत एक्साइट हूँ इसको देख के। इधर आओगे तो आपको इधर मरियम पैलेस देखने को मिल जाएगा और उसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको अकबर का रूम देखने को मिल जाएगा। अकबर का रूम जब मैंने देखा ना, मैंने देखा कि यार एक मतलब ऑलमोस्ट जमीन से 6 फुट ऊपर है। ठीक है, जमीन से 6 फुट ऊपर है। तो मैंने उससे पूछा गाइड से, मैंने कहा यार जमीन से 6 फुट ऊपर बनाने का क्या सेंस था? ठीक है, तो ये बोला था कभी भी कोई नींद में अगर मारना चाहे अकबर को तो उसको कम से कम बहुत डिफिकल्टी होगी ऊपर चढ़ने में। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऊपर चढ़ने में आहट होगी, तो कहीं ना कहीं गार्ड्स हो गए या अकबर खुद हो गए, वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता था, गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती थी भाई, लाल पत्थर था जाहिर सी बात है, तो नीचे पूरा पानी भर दिया जाता था। ठीक है, नीचे मतलब इतना इतना एंकल तक पानी भर दिया जाता था, तो उससे पूरा का पूरा रूम जो था वो ठंडा हो जाता था। भाई मतलब क्या बात है यार, मतलब उस टाइम पे कूलर ना हुआ, एसी ना हुआ, पानी ही गजब हो गया। चलिए खैर आगे देखते हैं।
दीवाने आम जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, दीवाने खास हुआ करता था। और पंचमहल, पंचमहल बेसिकली आपके जैनिज्म से रिलेट करता था। चलिए, द क्राउन ऑफ फतेहपुर सीकरी क्या है आपका? बुलंद दरवाजा। भाई साहब, जय बड़ा गेट, जय बड़ा गेट, मतलब मजा आ जाए देख के भाई साहब। बिल्कुल इतना बड़ा गेट, इतना बड़ा आर्च है उसका, हाइट ही उसकी मतलब पूछ लो यार कि बहुत अपने आप में बहुत इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छा गेटवे है कि इतना हाइट लेने के बावजूद हवा, स्ट्रॉम, विंड्स ये सब झेलता है और खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है, काफी चौड़ा है, काफी लंबा है। यहीं से जो है शेख सलीम चिश्ती का गेटवे भी जाता है। नॉर्मल पीपल जो अगर वहाँ दरगाह पे जाना चाहते हैं विदाउट टेकिंग पास, कि मतलब रेड फोर्ट, हमके आगरा के रेड फोर्ट के अंदर से ना होके हम मेन गेट से जाना चाहें तो वो इस बुलंद दरवाजे में से जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो लास्ट आर्किटेक्चरल स्कीम वाज अकबर्स ओन मॉज़ोलियम एट सिकंदरा। उसका खुद का जो मकबरा था वो उसकी आखिरी आर्किटेक्चरल स्कीम था। थोड़ा ही बनवा पाया था खुद का तो मकबरा, कंप्लीट उसको जहांगीर ने करा था। यूनिक बात क्या है कि इसमें एक भी डोम नहीं है, मतलब गुंबद नहीं है इसके मौजूलियम में। क्या नहीं है? गुंबद नहीं है। तो ये अपने आप में इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत ही यूनिक फीचर हो जाता है। चलिए, आर्किटेक्चर अंडर जहांगीर एंड शाहजहां, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर इस टाइम की बिल्डिंग के हम देखते हैं तो मार्बल का बहुत ज्यादा यूज हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आर्च के स्टाइल में हमको चेंज देखने को मिल जाता है, वो जो आपके कस्पेडियल आर्च हुआ करते थे। यूज ऑफ पितरा दुआ कि भाई जो जड़ाई का काम था, स्टोन्स को प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन लाए जाते थे, उनको कट करा जाता था, उनको अंदर जड़ाया जाता था मार्बल के अंदर और छेद करके गाड़ा जाता था, ठीक है, वो पितरा दुआ टेक्निक हो गई। चेंज इन स्टाइल एंड साइज ऑफ डोम, ये क्या है, हमको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं अकबर के बाद। चलिए, मोस्ट नोटेबल बिल्डिंग ऑफ जहांगीर इज इत्मादुद्दौला। नूर जहां ने बनवाई थी अपने फादर के लिए, ठीक है, किसने? नूर जहां ने बनवाई थी अपने फादर के लिए। क्या नाम है उनका? इत्मादुद्दौला गियास बेग उनका नाम हुआ करता था। ये आपके सामने क्या है? गियासुद्दौला का इत्मादुद्दौला का मकबरा। इसको वहाँ के लोकल लोग बेबी ताज भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है कहीं ना कहीं ताज से हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है, ऑफकोर्स छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पिक्चर में हो सकता है आपको बहुत बड़ा दिख रहा हो, पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है और काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है, ठीक है। मुगल आर्किटेक्चर एंटर्ड इट्स गोल्डन एज इनटू द एरा ऑफ जहांगीर जहां के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे क्या होता है, गोल्डन एरा आ जाता है, ठीक है। एन एज ऑफ मार्बल, ठीक है। ऑफकोर्स ये बात है, रेक्टेंगुलर कैरेक्टर की जगह बिल्डिंग जो थी वो कर्व्ड हो गई थी, ठीक है। जो दीवारें थी वो ऐसे घुमावदार हो गई थी, मीनारे जिनको हम बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, जाहिर सी बात है भाई साहब, ताजमहल कहाँ का? आगरे का ताजमहल हो गया। अपने आप में ब्यूटी, डिग्निटी, मतलब जितनी तारीफ करो भाई साहब उतना कम है। जो ताजमहल रात में सिर्फ एक दिन खुलता है, पूर्णिमा के दिन। ऐसा कहते हैं कि पूर्णिमा के बहुत भीड़ होती है भाई साहब उस दिन, मतलब रात का तो पास मिलना ही बहुत मुश्किल है। अनटिल अनलेस कोई लंबी जुगाड़ नहीं हो ना, तब तक रात का पास मिलना बहुत मुश्किल है उस दिन का। क्या बोलते हैं कि भाई साहब जब पूरा चांद होता है ना, उसकी जब चांद की रोशनी पड़ती है इस पर, तो ऐसा बोला जाता था कि भाई जो पुराने टाइम के जब पितरा दुआ टेक्निक हुई थी और उसमें जो हमने सेमी प्रेशियस स्टोन गाड़े थे, अब तो लोग निकाल के ले गए बेचारे, अब लोग ही ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं। खैर, जो सेमी प्रेशियस स्टोन हुआ करते थे वो चमकते थे, तो द ताज यूज्ड टू ग्लो फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। सोच रहे मतलब यार उन्होंने क्या कितना जबरदस्त तरीके से सोच के ये चीज़ बनाई होगी, ठीक है। साथ ही साथ जब उसकी चांदनी पड़ती है उस पर व्हाइट मार्बल पे, तो ये और ही सफ़ेद दिखता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। कितनी तारीफ करें, खैर इट्स बियॉन्ड, it's actually one of the wonders of the world. The most important building is Taj Mahal at Agra, which for its beauty, dignity, harmony, units of design, imagination and architectic synthesis is rightly regarded as one of the architectural wonders. ठीक, ये बेसिकली क्या था आपके सामने इंडो इस्लामिक कल्चर का, आर्किटेक्चर का एंड। हम बेसिकली मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या लेकर आए, एक नई पहल लेकर आए हैं। हम magnetbrains.com हमारी खुद की ब्रांड न्यू साइट, साथ ही साथ हमने मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन लॉन्च करा है ऑन गूगल प्ले स्टोर। अब YouTube पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मैग्नेट ब्रेन्स में कुछ सर्च करना है या मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ वीडियो देखने हैं, YouTube पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डालो क्या, magnetbrains.com। जैसे ही डाला आपके सामने होम पेज आ गया। अब आप जेनजी के लोग हो, ऑलरेडी यूज़र टेक्नो फ्रेंडली हो, आपको कुछ तो दिक्कत नहीं जाएगी। बट हाँ, कुछ ना कुछ एक छोटा सा वॉक थ्रू दे देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करोगे, देखिएगा यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, टॉपिक्स की। मैं आपको कहाँ मिलूंगा? ओलंपियाड में मिलूंगा। ओलंपियाड पे क्लिक करा, आपके सामने यहाँ पे पेज खुल जाएगा।
क्लास सिलेक्ट करना, सही क्लास सिलेक्ट करना मत भूलना। क्लास 9 और 10 दोनों है, मैं आपको क्लास 9 पे मिलूंगा। जैसे 9 पे टैब में क्लिक करोगे, जितने टीचर्स हैं आपके सामने जो आपको वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ ओलंपियाड्स पढ़ा रहे हैं, सब आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। कल हाँ यार बताओ क्या पढ़ना है, ठीक है, कुछ ही नहीं करना। देखो सबके नीचे वॉच नाउ के बटन दिए हुए हैं। वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करोगे क्या होगा, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जो कि ऐसा दिखेगा। डरना नहीं, घबराना नहीं, नीचे स्क्रॉल करना, पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पे 2 लेक्चर है, 4 लेक्चर्स है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे वो लेक्चर्स की डिटेल आ जाएगी और वहीं पे क्या मिलेगा आपको, वॉच नाउ का बटन मिलेगा। जैसे ही वॉच नाउ का बटन मिलेगा आपके सामने यूट्यूब प्लेयर जो है वहीं खुल जाएगा। मतलब आपको कोई लिंक नहीं दी जाएगी, आपको यूट्यूब पर डायरेक्ट नहीं करा जाएगा, पूरा का पूरा मटेरियल वहीं। तो ये छोटी सी हमारी पहल थी आपकी एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाने के लिए और ईजी बनाने के लिए। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इफ यू हैव लर्न समथिंग कीप शेयरिंग इट, डोंट बी सो सेल्फिश। और साथ ही साथ आप जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ऑफकोर्स अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा तो बेल आइकन तो जरूर दबाना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहला अपडेट अगर हमारे चैनल से आए तो वो आप ही को आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।